हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एजुकेशन अचीवर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके यूजीसी नेट पेपर 1 रिसर्च एप्टीट्यूड के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जिनको हम बहुत इजी लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करने के साथ साथ डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ आज के जो ये सेशन है, इसका जो मेन पर्पस होगा वो होगा रिसर्च का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्टेप्स ऑफ रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करना। बिकॉज स्टेप्स ऑफ रिसर्च से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स से भी आपको कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं आपके एग्जाम में। कई शिफ्ट में, एक ही शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। इसीलिए आज का सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज यहाँ पर आपको हर कॉन्सेप्ट का बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन मिलता है। तो हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर परसुइंग रिसर्च। किसी भी रिसर्च को करने के लिए जो हमारा सबसे इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है किसी भी शोध को करने का। डेवलपिंग ए रिसर्च डिज़ाइन, फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम, डिसाइडिंग अबाउट द डेटा एनालिसिस प्रोसीजर, या फिर फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च हाइपोथेसिस। तो स्टेप्स ऑफ रिसर्च वाली क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि किसी भी शोध को करने के लिए आपका सबसे पहला स्टेप होता है कि आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, जब आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है उसके बाद आप आगे बढ़ते हो। इसीलिए इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम। और रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने के लिए भी आपको थोड़ा स्टडी करनी होती है। तो कई बार अगर लिटरेचर रिव्यू फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज लिटरेचर रिव्यू जो है वो फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम के बाद भी आता है और कहीं ना कहीं फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम से पहले भी आता है। ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, बिकॉज ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें लिटरेचर रिव्यू फर्स्ट ऑप्शन में दे दिया जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बिकॉज हम जब अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं तो उससे रिलेटेड भी हम पहले थोड़ा स्टडी करते हैं, उसके बाद चूज करते हैं कि हमें इस टॉपिक पर काम करना है। इसीलिए आपका यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा, फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम विल बी दी फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी रिसर्च प्रोसेस। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च इज। जो रिसर्च का फर्स्ट स्टेप है वो क्या होगा? सेलेक्टिंग ए प्रॉब्लम, सर्चिंग ए प्रॉब्लम, फाइंडिंग ए प्रॉब्लम, या फिर आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम। मैंने ये क्वेश्चंस इसीलिए उठाए हैं क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च। आप अच्छे से पढ़ लेते हो स्टेप्स ऑफ रिसर्च, आपको लगता है हमें आता है, बट एग्जाम में क्या होता है आपको कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दिए जाते हैं जो एग्जाम में आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि इसका आंसर होगा क्या। जैसे अगर यहाँ पर देखा जाए तो किसी प्रॉब्लम को हम सेलेक्ट भी तो करते हैं, सर्च भी करते हैं, फाइंड भी करते हैं, आइडेंटिफाई भी करते हैं, तो ये तो सेम लग रहे हैं। हम इसमें चुनना क्या चाहिए हमें? देखो, सबसे जो सही आंसर है वो है यहाँ पर आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम, क्योंकि आप समस्या की पहचान करते हो, समस्या की खोज नहीं करते हो। आप जाकर खोजते नहीं हो क्या समस्या होगी, क्या समस्या होगी, आप पहचान करते हो। जो चीज़ें आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से हैं, सोसाइटी की कोई प्रॉब्लम हो सकती है या जिसके बारे में आपने स्टडी किया है और उस पर आपको इंसाइट आता है कि मुझे इस पर काम करना चाहिए, तो किसी भी समस्या को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, फाइंडिंग ए प्रॉब्लम नहीं, फाइंडिंग ए सॉल्यूशन होता है, क्योंकि हम पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद फाइंड करते हैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो फाइंडिंग ए प्रॉब्लम भी नहीं होगा, सर्चिंग ए प्रॉब्लम भी नहीं होगा, सेलेक्टिंग प्रॉब्लम भी नहीं होगा, हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। इसीलिए यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम। ये फर्स्ट स्टेप होगा हमारी रिसर्च का। किसी भी तरह से आप मॉडिफाई होकर क्वेश्चन आ जाए आपको पता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिसर्च इन करेक्ट सिक्वेंस। यहाँ पर भी आपको 6 स्टेजेस दी हुई हैं, इनको आपको सीक्वेंस से लगाना है। तो मैंने आपको एक तरीका बताती हूँ, जब भी आपको इस तरह का कोई बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे एग्जाम में तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जाकर ये देखना है कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा रिसर्च का और लास्ट स्टेप क्या होता है। अगर आपको वो दोनों याद हैं तो आप उससे एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए पहले। जैसे यहाँ पर सबसे पहला है आइडेंटिफाइंग ए रिसर्च प्रॉब्लम, और हमने स्टेप्स ऑफ रिसर्च वाली क्लास में जाना था कि आइडेंटिफाइंग ए रिसर्च प्रॉब्लम ये किसी भी रिसर्च को करने का फर्स्ट स्टेप होता है, और रिजल्ट एंड डिस्कशन ये होता है लास्ट स्टेप। अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करना या रिजल्ट देना ये लास्ट स्टेप होता है। तो क्या 1 और 6 आ रहा है किसी में? देखो यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, सी एंड डी को काट दो, पूरा काट दो। उसके बाद अब हम देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा सही होगा। 1
बिल्कुल सही है। दूसरा सेम है, लिस्टिंग ए ऑब्जेक्टिव। पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं रिसर्च के। उसके बाद क्या हम डेटा कलेक्ट करते हैं या फिर मैथडोलॉजी डिसाइड करते हैं? तो देखो, सबसे पहले हम अपना मेथड डिसाइड करेंगे, किस तरह से हमें डेटा को कलेक्ट करना है, किस तरह से हमें अपने डेटा को एनालाइज करना है। इसीलिए हमारा यहाँ पर जो 4th पॉइंट है वो हमारा हो जाएगा 3rd स्टेप, और उसके बाद आता है हमारा डेटा कलेक्शन एंड देन आएगा हमारा डेटा एनालिसिस, ठीक है, और उसके बाद आएगा हमारा रिजल्ट एंड डिस्कशन। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और उसके बाद 4, यानी कि 1 वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको आंसर को आइडेंटिफाई करना है एग्जाम में। यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, पहले 1, 2, 4, 3, 5 एंड 6, ये होगा रिसर्च के सही स्टेप्स का सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले आप इसको हिंदी में भी देख सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके भी खुद से आंसर कर सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन है विच इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। जो हमारा रिसर्च होता है, शोध होता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? टू रिव्यू द लिटरेचर, क्या लिटरेचर को रिव्यू करना हमारा प्रॉब्लम उसका रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है? टू समराइज व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन, या जो हमें पहले से ज्ञात है उसको हम सिर्फ प्रस्तुत कर देते हैं। क्या ऐसा होता है रिसर्च में कि जो चीज़ हमें पहले से पता है हम उसको सिर्फ और सिर्फ संक्षेप में प्रस्तुत कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। टू गेट एन एकेडमिक डिग्री, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, किसी शैक्षणिक डिग्री को प्राप्त करने के लिए हम रिसर्च नहीं करते। अगला है टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और टू मेक फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ नोन फैक्ट्स, यानी नए तथ्यों की खोज करना या फिर ज्ञात तथ्यों की नए सिरे से व्याख्या करना। या तो हम रिसर्च में कुछ नया खोजते हैं, कुछ नया इन्वेंट करते हैं, या फिर जो पहले से ज्ञात चीज़ें हैं उन पर डीपली स्टडी करके उनसे कुछ नई नॉलेज निकालते हैं, उसको हम कहते हैं रिसर्च। इसीलिए रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव हो जाएगा टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और टू मेक फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ नोन फैक्ट्स। ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 देखते हैं, व्हाट इज ए रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन का क्या मतलब होता है? ए वे ऑफ कंडक्टिंग दैट इज नॉट ग्राउंडेड इन थ्योरी, क्या अनुसंधान करने का ये एक ऐसा तरीका जिस पर जो सिद्धांत पर आधारित नहीं है ये होगा? बिल्कुल नहीं। द चॉइस बिटवीन यूजिंग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड, क्या रिसर्च डिज़ाइन में हम ये चुनते हैं कि क्वालिटेटिव होगा मेथड या क्वांटिटेटिव? जी नहीं। मैं आपको स्टेप्स ऑफ रिसर्च वाली क्लास में बता चुकी हूँ कि रिसर्च डिज़ाइन कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिसर्च के लिए। द स्टाइल इन विच यू प्रेजेंट योर रिसर्च फाइंडिंग्स, क्या वो तरीका जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी रिसर्च फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करते हो, प्रस्तुत करते हो अपने निष्कर्षों को? बिल्कुल नहीं। अगला है ए फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि रिसर्च डिज़ाइन एक खाका होता है, एक फ्रेमवर्क होता है जो कि बताता है हर स्टेज आपके डेटा कलेक्शन की और डेटा को एनालाइज करना, क्या कैसे करना चाहिए डेटा को एनालाइज, वो सारी चीज़ें बताता है हमारा रिसर्च डिज़ाइन। इसलिए यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। ये होता है रिसर्च डिज़ाइन का मतलब। अगला हम देखते हैं, गिवन बिलो आर स्टेजेस ऑफ रिसर्च प्रोसेस, अरेंज दीज इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कैरिंग दैम आउट। यहाँ पर भी आपको ये जो स्टेप्स स्टेजेस दी हुई हैं इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। देखो, इस तरह के क्वेश्चंस में गलती होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं जहाँ आपको एक सीक्वेंस में अरेंज करना होता है। एक तो तरीका मैंने आपको अभी पीछे बताया कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप देख लीजिए और उसके बाद लास्ट स्टेप देख लीजिए, बाकी को एलिमिनेट कर दीजिए ऑप्शंस को। और दूसरा आपको ये भी देखना है कि फर्स्ट और लास्ट स्टेप के साथ साथ जो बाकी के स्टेप्स हैं क्या वो भी सही हैं, उन पर भी आपको एक बार देखना है कि जो बीच के स्टेप्स हैं क्या वो सही लिखे हुए हैं ऑप्शन में या नहीं। तो वही हम इस क्वेश्चन में आज करेंगे कि देखो, सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है, अगर हम इसको डायरेक्ट देखते हैं तो हमें लगेगा कि जो रिसर्च क्वेश्चन है ये हमारा होगा फर्स्ट स्टेप, इसको देखते ही हमें ये लगेगा। और लास्ट में हम क्या करेंगे कि इसी को सही मानकर हम इसको टिक कर देंगे और इनको तीनों को हम काट देंगे कि सिर्फ इसी में लिखा हुआ है बी स्टार्टिंग में, इसलिए यही आंसर होगा। बट अगर आप इसके बाकी के जो ये ऑप्शंस हैं डी ई ए सी, इस पर अगर आप एक बार देखो तो देखो, क्या ऐसा हो सकता है कि रिसर्च क्वेश्चन को डिसाइड करने के बाद आप सीधा डेटा कलेक्ट करते हो? बी के साथ सीधा डी लिखा हुआ है, क्या डेटा कलेक्ट करते हो? सैम्पलिंग तो आपने डिसाइड ही नहीं की, इसीलिए इसका फॉर ऑप्शन यहाँ पर ठीक नहीं होगा। यहाँ पर क्या सही होगा वो देखिए। अब
देखो मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि जब हम अपना रिसर्च क्वेश्चन डिसाइड करते हैं उससे पहले भी हमें थोड़ा सा स्टडी करनी होती है, थोड़ा जानना होता है चीज़ों को। तो लिटरेचर रिव्यू हम रिसर्च क्वेश्चन को डिसाइड करने के बाद भी करते हैं और उससे पहले भी कहीं ना कहीं हमें करना होता है। इसलिए यहाँ पे सही होगा लिटरेचर रिव्यू हमारा फर्स्ट स्टेप होगा और उसके बाद रिसर्च क्वेश्चन होगा हमारा सेकेंड स्टेप। और उसके बाद क्या होगा, पहले हो गया सी, फिर हो गया बी। सी और बी कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। अब बाकी का देख लीजिए, इसलिए ये तीनों कट जाएंगे। सी के बाद बी, उसके बाद है ए। तो पहले हमने लिटरेचर रिव्यू किया, फिर रिसर्च क्वेश्चन डिसाइड किया, उसके बाद हम अपना सैंपल चुनते हैं कि हमारा सैंपल क्या होगा। सैंपल चुनने के बाद हम डेटा को कलेक्ट करते हैं एंड देन हम डेटा को एनालाइज करते हैं। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी दी करेक्ट आंसर। अगर आप एक नज़र में इसको देखकर और टिक लगा देते तो आपका ये क्वेश्चन 100% गलत होता, जबकि ये इजी क्वेश्चन है। ओके, तो ये गलती आपको एग्जाम में नहीं करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये भी बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कुछ बच्चे इस तरह के क्वेश्चन देख के उसको स्किप कर देते हैं या कोई भी तुक्का मार देते हैं। तुक्का नहीं मारना है, हमने स्टेप्स ऑफ रिसर्च पढ़े हैं और उसी को देखकर हम इसको एनालाइज करेंगे क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था इस तरह के जब बड़े बड़े क्वेश्चन आए तो सबसे स्टेप वाले क्वेश्चन अगर बड़े बड़े आते हैं तो आप फर्स्ट और लास्ट ऑप्शंस देख लीजिए। ठीक है, देखो यहाँ पर प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन लिखा हुआ है, सही है। सबसे पहला स्टेप होता है, क्या हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने के बाद सीधा डेटा एनालाइज कर देते हैं? बिल्कुल नहीं, इसलिए ये कट जाएगा। ठीक है, दूसरा डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, क्या पहले हम रिसर्च डिज़ाइन तय करते हैं? बिल्कुल नहीं। तीसरा, रिसर्च प्रॉब्लम डिसाइड की हमने, उसके बाद हमने हाइपोथेसिस बनाई, फिर हमने रिसर्च डिज़ाइन अपना तैयार किया, फिर डेटा को कलेक्ट किया, फिर डेटा को एनालाइज किया, उसके बाद जनरलाइज किया। तो ये हमें लग रहा है बिल्कुल सही। बट लास्ट ऑप्शन और देख लेते हैं। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन फर्स्ट स्टेप, उसके बाद हमने सैंपल डिसाइड किया, फिर डेटा कलेक्शन के टूल डिसाइड किए, फिर उसके बाद हाइपोथेसिस बनाई। बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आपका सॉल्व भी हो जाएगा अगर आप क्रिटिकली चीज़ों को देखते हो। तो देखो सही स्टेप कहाँ फॉलो हो रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3 में, जो कि हमने स्टेप्स पढ़े थे। देखो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन फर्स्ट स्टेप हो गया यहाँ पर, और जनरलाइजेशन ये लास्ट स्टेप था हमारा, और कंक्लूजन तो ये लास्ट में है। तो इससे भी आप कर सकते हो। देखो यहाँ पर ये फर्स्ट है और यहाँ लास्ट, तो अगर आप फर्स्ट और लास्ट देखकर ही करते तो ये आप गलत कर देते। ये होता है क्वेश्चंस को गलत करना, कि इस तरह से क्वेश्चन गलत करते हैं जब हम सही से नहीं देखते। यहाँ देखो फर्स्ट है ये और ये लास्ट है। अगर आप पहला ऑप्शन देखकर सोचते कि फर्स्ट भी सही है लास्ट भी सही है, इसको टिक कर दो, तो गलत हो जाता। बीच के भी हमको देखने हैं, तो बीच में सबसे सही स्टेप जो है यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर 3 में, इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, हिंदी में भी आप यहाँ देख सकते हो। आगे हम चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ रिसर्च आर करेक्ट। इन चारों स्टेटमेंट्स में से आपको ये बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। सबसे पहला देखते हैं, रिसर्च रिफर्स टू ए सीरीज ऑफ सिस्टमैटिक एक्टिविटी और एक्टिविटीज़ अंडरटेकन टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। यही चीज़ तो हमने पढ़ी थी रिसर्च के मीनिंग में, कि ये सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं और एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो कि कुछ स्टेप्स को फॉलो करके किया जाता है, इसलिए ये तो हो जाएगा सही। दूसरा है ये सिस्टमैटिक होता है, लॉजिकल होता है, अनबायस्ड प्रोसेस है, तो ये भी सही हो जाएगा। अगला है इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी और क्वेस्ट टुवर्ड्स ट्रूथ। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी होती है क्योंकि हमें सही सत्य की खोज करनी होती है। अगला है इट लीड्स टू इन्हेंसमेंट ऑफ नॉलेज। क्या ये हमारे ज्ञान में वृद्धि करता है? बिल्कुल करता है। इसलिए ये सारे ही जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो सब सही हो जाएंगे और हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, A, B, C, D, यानी कि ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन 9 देखते हैं। द रिसर्च दैट एम्स एट इमीडिएट एप्लीकेशन इज। जहाँ पर भी इमीडिएट एप्लीकेशन की बात आती है वहाँ पर आंसर क्या होता है? एक्शन रिसर्च, एम्पीरिकल रिसर्च, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च या फिर फंडामेंटल रिसर्च। देखो फंडामेंटल रिसर्च में तो हम कुछ नई थ्योरी देते हैं, कुछ नया सिद्धांत देते हैं, कुछ नया देते हैं, ठीक है, फाइंडिंग्स फंडामेंटल रिसर्च में। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च होती नहीं है। एम्पीरिकल रिसर्च में हम खुद अनुभव करते हैं, बट यहाँ पर इमीडिएट एप्लीकेशन की बात आ रही है, यानी कि एकदम से एप्लीकेशन करना। तो वहाँ जहाँ भी इमीडिएट एप्लीकेशन की बात आ जाए वहाँ पर आपका आंसर होगा एक्शन रिसर्च। ठीक है, एक्शन रिसर्च के स्टेप्स क्या होते हैं ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को पता है एक्शन रिसर्च के स्टेप्स तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, आंसर करना कि एक्शन रिसर्च के स्टेप्स क्या होते हैं, बिकॉज ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है और आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके,
अगला देखते हैं, न्यूटन गेव 3 बेसिक लॉज ऑफ मोशन, दिस रिसर्च इज कैटेगराइज्ड एज। न्यूटन ने गति के 3 बुनियादी नियम दिए। ओके, इस शोध को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। अगर आप लोगों ने मेरा पीछे जो मैंने अभी बोला है अगर वो ठीक से सुना है तो आप इसका आंसर दे सकते हो। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हम कुछ नई थ्योरी देते हैं या फिर कोई नया प्रिंसिपल या लॉ देते हैं उसको हम कहते हैं फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फंडामेंटल रिसर्च। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च नहीं होगा, सैंपल सर्वे नहीं होगा और अप्लाइड रिसर्च भी नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ किसी थ्योरी को अप्लाई नहीं कर रहे हैं बल्कि एक नई थ्योरी दे रहे हैं। और जहाँ भी नई थ्योरी, प्रिंसिपल ये सब देने की बात की जाती है वहाँ आपका 100% आंसर होता है फंडामेंटल रिसर्च, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, मौलिक अनुसंधान। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द सेट्स ऑफ एक्टिविटीज बेस्ड इंडिकेट द साइक्लिक नेचर ऑफ एक्शन रिसर्च। लो, यहाँ पर ये क्वेश्चन आ ही गया। एक्शन रिसर्च के साइकिल से रिलेटेड आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका साइकिल क्या होता है। रिफ्लेक्ट, ऑब्जर्व, प्लान, एक्ट, या फिर ऑब्जर्व, एक्ट, रिफ्लेक्ट एंड प्लान। थर्ड होगा एक्ट, प्लान, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, या फिर प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। तो इसका सही आंसर होगा आपका, आप इसको PAOR से भी याद रख सकते हो, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन रिसर्च रिलायबिलिटी इज दैट क्वालिटी ऑफ ए मेजरमेंट प्रोसीजर विच प्रोवाइड्स। यानी कि रिलायबिलिटी का मतलब आपको बताना है, अनुसंधान में विश्वसनीयता माप प्रक्रिया की वह गुणवत्ता है जो प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, क्या प्रोवाइड करती है रिलायबिलिटी? रिपीटेबिलिटी एंड एक्यूरेसी, पंक्चुअलिटी एंड एक्यूरेसी, एक्यूरेसी एंड स्पीड, स्पीड एंड रिपीटेबिलिटी। आप बताइए इसका आंसर सही क्या होगा, क्योंकि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के बारे में मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है। देखो, विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि आपने एक बार टेस्ट किया किसी चीज़ को, आप उसके बाद में भी अगर उस चीज़ को टेस्ट करते हो तो सेम रिजल्ट आए, जिसको हम कहते हैं रिपीटेबिलिटी। तो यहाँ पर क्या होगी, रिपीटेबिलिटी होगी और उसके साथ साथ एक्यूरेसी होगी, क्योंकि जो चीज़ आपने एक बार चेक की उसका वही रिजल्ट वो बाद में दे रही है, तो इसका मतलब एक्यूरेटली आपने देखी है, एक्यूरेट है, सटीक है। इसीलिए रिपीटेबिलिटी एंड एक्यूरेसी ये दोनों क्वालिटीज़ होती हैं रिलायबिलिटी की। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, रिपीटेबिलिटी एंड एक्यूरेसी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ए टेंटेटिव प्रपोजिशन विद अननोन वैलिडिटी दैट स्पेसिफाइज ए रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल इज कॉल्ड। यानी कि एक ऐसा टेंटेटिव प्रपोजिशन, देखो अगर आपने ध्यान से सुना था हाइपोथेसिस वाली क्लास में, मैंने आपको बताया था कि हाइपोथेसिस हमारा एक टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम का। अगर आपने वो ठीक से मेरी क्लास देखी है हाइपोथेसिस वाली तो आप इसको देखते ही आंसर कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर टेंटेटिव आया है तो उसी से आप पहचान लोगे कि हाइपोथेसिस, बिकॉज हाइपोथेसिस ही हमारा एक टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम का, यानी अस्थाई सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का। तो टेंटेटिव से आपको पता चल गया। और दूसरी चीज़, हाइपोथेसिस क्या होता है कि जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन है उसमें जो वेरिएबल हैं उसके बीच रिलेशनशिप बताता है हाइपोथेसिस। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, रिसर्च हाइपोथेसिस, अनुसंधान परिकल्पना, क्योंकि परिकल्पना ही हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन होता है उसमें जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उसके बीच रिलेशनशिप बताता है हाइपोथेसिस। इसलिए सही आंसर होगा यहाँ पर रिसर्च हाइपोथेसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए हाइपोथेसिस शुड बी कॉन्सेप्चुअली। एक हाइपोथेसिस कैसी होनी चाहिए, कॉन्वोल्यूटेड, कॉम्प्लेक्स एंड जेनरिक यानी जटिल और सामान्य, कॉम्प्लेक्स, टफ एंड जनरल यानी कि कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए और टफ होनी चाहिए और उसके साथ जनरल होनी चाहिए, सिंपल, क्लियर एंड स्पेसिफिक, या फिर ऑब्सक्योर, कॉम्प्लिकेटेड एंड सिंपल। जहाँ भी कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स काट दो, यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स है काट दो, यहाँ पर भी कॉम्प्लिकेटेड है काट दो, क्योंकि एक हाइपोथेसिस कभी भी कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकती। हाइपोथेसिस की क्वालिटी ये होती है कि वो बिल्कुल सिंपल होती है, क्लियर होती है एंड स्पेसिफिक होती है। इसीलिए यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। हमारी हाइपोथेसिस क्या होती है, सिंपल होती है, सिंपल लफ्ज़ों में हम कहते हैं, बिल्कुल क्लियरली आइडेंटिफाई करती है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप को, और स्पेसिफिक होती है, प्रॉब्लम से रिलेटेड होती है। ठीक है, अगला हम देखते हैं, मेल्ड क्वेश्चनेयर, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड कलेक्टिव क्वेश्चनेयर आर इंस्टेंस ऑफ। यानी मेल द्वारा भेजी गई क्वेश्चनेयर, प्रश्नावली, अवलोकन या साक्षात्कार और सामूहिक प्रश्नावली, ये किस चीज़ के उदाहरण हैं?
सेकेंडरी सोर्स कहेंगे इसको, पर्सनल सोर्स कहेंगे, प्राइमरी सोर्स कहेंगे या टर्शरी सोर्स कहेंगे। तो देखो पर्सनल सोर्स तो होता ही नहीं है, ये तो काट दो। एक होता है प्राइमरी सोर्स, एक होता है सेकेंडरी सोर्स और एक होता है टर्शरी सोर्स। तो सबसे पहली चीज़ देखो, जो भी डेटा, आपको हमेशा ये याद रखना है, जो डेटा हम खुद से कलेक्ट करते हैं वो होता है प्राइमरी सोर्स। जो डेटा हम दूसरों के काम से कलेक्ट करते हैं, जो दूसरों का रिसर्च वर्क है, जो दूसरे लोगों ने स्टडी की हैं, ठीक है, जो फाइंडिंग्स दी हैं दूसरों ने, उससे अगर हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो होता है हमारा सेकेंडरी सोर्स। और टर्शरी सोर्स होता है सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों को मिलाकर कहलाया जाता है टर्शरी सोर्स। अब यहाँ पर हम खुद से क्वेश्चनएयर तैयार कर रहे हैं, खुद से इंटरव्यू कर रहे हैं और खुद से कलेक्ट कर रहे हैं क्वेश्चनएयर को, तो इसीलिए यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको अब पता चल गया होगा, प्राइमरी सोर्स, क्योंकि हम यहाँ खुद से मेल द्वारा लोगों को क्वेश्चनएयर सेंड करके खुद से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, प्राइमरी सोर्स के लिए। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल कम फर्स्ट एमंग द गिवन स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस बिलो। ये आपको एक होमवर्क क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है और जो सबसे पहले आंसर देगा मैं कोशिश करूंगी कि अगली वीडियो में उसको शाउट आउट दे सकूं। अगर आपको आज की ये क्लास पसंद आई है या आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं जल्द ही एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।